नमस्कार दोस्तों, 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी में मैं डॉक्टर नागेंद्र गंगूला आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली बार मैं आपके सामने हाजिर हुआ था एक एमिली डिकिंसन पे एक लेक्चर के साथ, और आज मैं जिस अमेरिकन राइटर को लेके आपके सामने आया हूं वो शख्सियत है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जी हाँ, आप सभी को अगर ये लाइन्स याद हों कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये वही अमर लाइन हैं जिन्हें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी लेखनी के दम पर पूरी दुनिया पर आज तक राज किया है। और यही कविता की लाइन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई तो उनकी मेज पर पाई गई थी। ये काफ़ी फेमस किस्सा है और अब मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेलिंग दूंगा कि उनका जन्म जो है 26 मार्च 1874 को हुआ था। अमेरिकन राइटर हैं और डेथ इनकी 19 जनवरी 1963 में हुई थी। और इनके जो बहुत सारे प्राइज़ हैं, उन प्राइजेस के बीच में पुलित्ज़र प्राइज़ के लिए बहुत फेमस हैं क्योंकि पुलित्ज़र प्राइज़ इन्हें 4 बार मिला है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। और दूसरी बात है कि इनकी कुछ कलेक्शन जो हैं आज भी दुनिया में सबसे बड़े कलेक्शन और सबसे शानदार कलेक्शंस में माने जाते हैं। और कुछ कविताएं उन कलेक्शंस में, जैसे मेंडिंग वॉल्स, फायर एंड आइस, द रोड नॉट टेकन, आफ्टर एप्पल पिकिंग, ने तो ना सिर्फ कविता के ट्रीटमेंट के हिसाब से बल्कि अपनी ज़बरदस्त अंदाज से हर जगह पे हर दिलों में राज किया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन राइटर थे, उनको ये भी कहा जाता है न्यू इंग्लैंड पोइट क्योंकि उस एरिया में उन्होंने बहुत वक्त बिताया और वहाँ पर उन्होंने पूरा एक तरीके से ख़ास कंट्री साइड के वर्ड्स को लेके कंट्री साइड पे लिखा है और उनको अपनी एक बैकग्राउंड बनाया है पोएम का। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर हम लिटरेरी स्टाइल की बात करें तो वो पूरे इंग्लैंड के, न्यू इंग्लैंड एरिया के नेचर और रूरल लाइफ पे लिखते हैं और वो बड़ी ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स को लाते हैं क्योंकि उनके लिए उनके दिल में एक बहुत ज़्यादा सम्मान की भावना है और वो पूरे लिटरेरी करियर में उन ट्रेडिशनल फॉर्म्स को, उन परंपरागत पोएटिक फॉर्म्स को ज़िंदा रखते हैं और ज़्यादा बल देते हैं। सबसे बड़ी बात जो है फ्रॉस्ट की, एक बहुत ही शानदार बहुत एबिलिटी है कि वो जो इस पूरे विश्व में एक मानव की स्थिति है, ह्यूमन कंडीशंस जो हैं, उस पे जो क्वेश्चन उठाते हैं वो एक खास जगह पे अपील नहीं करता, उस पे यूनिवर्सल एस्पेक्ट है, सार्वभौमिकता है। और सार्वभौमिकता होना किसी एक खास पोयम में, ये उसका एक बहुत ही शानदार पहलू है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री का। और फिर एक तरफ सार्वभौमिकता हो, दूसरी तरफ परंपरागत पोइटिक फॉर्म हो, और तीसरी तरफ अगर जिस वक्त पे वो लिख रहे हैं, अगर उस समय कोलोक्वियल लैंग्वेज को, यानी कि पुरानी जिस जो आउट ऑफ फैशन या फिर जो ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसी लैंग्वेज जो लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, उसको अपनी कविताओं में शुमार करना ये एक रिस्क लेने के बराबर नहीं तो क्या है। लेकिन उन्होंने ये सब किया है और इसके बावजूद उनकी जो पोएम्स हैं वो हर एक व्यक्ति को पसंद आती हैं, चाहे वो कैजुअल रीडर हो, चाहे लिटरेरी एक्सपर्ट हो, और उसको इंगेज करके रखती हैं। ये सबसे शानदार चीज़ है उनकी कविताओं की। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएटिक फॉर्म्स होती हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि उनका जो है एक स्टाइल है, कन्वर्सेशनल रिदम वो यूज़ करते हैं और वो अपने यूज़ ऑफ मीटर जो है उनका अपना है और अपनी राइम उसमें रचते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशनल स्टेंजास को यूज़ करते हैं। वो ज़्यादातर सिंपल राइम स्कीम, जैसे ए बी जो कि अल्टरनेटिंग राइम होती है, ए बी यानी पहली और तीसरी लाइन राइम हुई और दूसरी और चौथी, या फिर जो कपल्ड राइम होती है ए बी यानी फर्स्ट सेकंड राइम और थर्ड और फोर्थ राइम। तो ज़्यादातर उनके कॉमन स्टेंजा यही रहते हैं कि क्वार्टरिन, 4 लाइन का स्टेंजा यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो ब्लैंक वर्स जैसी जो फॉर्म है कविता की, उसको यूज़ करते हैं और उनकी पोएम में वो बहुत सक्सेसफुली उसे उतारते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लैंक वर्स के मास्टर कुछ लोग रहे हैं, जैसे ड्राइडन ने उसे यूज़ किया बहुत बढ़िया, पोप ने यूज़ किया और क्रिस्टोफर मार्लो ने यूज़ किया और उसके बाद शेक्सपियर ने। तो ये कुछ शख्सियतें हैं, तो अमेरिकन लिटरेचर में बहुत शानदार तरीके से प्रपोनेंट रहे हैं वो ब्लैंक वर्स के। और उनकी कुछ शानदार पोएम्स हैं जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई हैं, जिसमें मेंडिंग वॉल्स 1914 में लिखी गई और आउट आउट 1916 में, और बर्चेज 1916 में लिखी गई। ये तीनों ही कविताएं अपने आप में ज़बरदस्त हैं।
फ्रॉस्ट मुझे बिल्कुल भी फ्री वर्स की ओर झुकाव उनका बिल्कुल नहीं दिखता। और एक स्टेटमेंट मैं आपसे साझा करूंगा जिससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि फ्रॉस्ट ब्लैंक वर्स के ही ज़्यादा दीवाने हैं बजाय फ्री वर्स के। और मैं आपको बता दूं कि फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं काव्य सौंदर्य की कि जहाँ एक 19-20 का फ़र्क है, लेकिन उसका जो असर होता है वो बहुत गजब होता है। फ्री वर्स को आप मुक्त छंद की संज्ञा दे सकते हैं, जो आजकल हिंदी साहित्य में मुक्त छंद चलता है। जैसे कोई भी व्यक्ति आज मॉडर्न पोएट्री में लिखता है और मॉडर्न पोएट्री का एक हिस्सा रहा है फ्री वर्स। तो फ्री वर्स सिर्फ इतना होता है कि ब्लैंक वर्स में अगर आपके राइमिंग्स भी हैं और आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है, लेकिन फ्री वर्स में ना राइमिंग है ना आयम्बिक पेंटामीटर है और इरेगुलरिटी है, लाइंस जो हैं छोटी बड़ी हैं। तो फ्री वर्स को उनका न मानना ही उनका ये झुकाव दिखाता है कि वो परंपरागत शैली की ओर झुके हुए हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट मैं बताता हूँ। फ्री वर्स यूज़ करने के लिए वो कहते हैं, यूजिंग इट इज़ लाइक प्लेइंग टेनिस विदाउट ए नेट। वो कहते हैं कि अगर हम फ्री वर्स यूज़ करें तो हमें लगता है कि हम दिशाहीन हो रहे हैं और हमें यही नहीं पता है कि एक जैसे एक टेनिस प्लेयर जो है बिना नेट के अगर खेले तो वही कि क्या हाइट है, किस पे मारना है, हम दिशाहीन से लगते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बड़े ही लिटरेरी मूवमेंट से जुड़े रहे और मॉडर्निस्ट पोइट हैं वो, फिर भी ये गज़ब की बात है कि वो ब्लैंक वर्स को यूज़ करते हैं। और उसके अलावा उनकी एक ख़ास बात लगती है कि मैं अगर उनकी कविताओं को खंगालता हूँ या कविताओं को पढ़ता हूँ और उनको समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे उनकी कविताओं में एक हमेशा दो सिरे नज़र आते हैं, टू एंड्स। और ये बड़ा ज़बरदस्त है कि मुझे अपोजिट टू एंड्स या दो ऑप्शन जिसे कहते हैं, मुझे ऑप्शंस भी नज़र आते हैं। आप चाहे रोड नॉट टेकन ले लीजिए फॉर एग्जांपल, वहाँ दो रोड हैं, उनमें से चुनना है आपको। टू पार्ट डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाई दैट हैज़ मेड द डिफरेंस, आज भी हमारी जहन में गूंजता है। और अगर हम देखें फायर एंड आइस तो वहाँ भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि ये पृथ्वी किस तरीके से नष्ट हो सकती है। आप कोई भी चीज़ लीजिए, अगर आप मेंडिंग वॉल्स दें वहाँ भी आपको दो मिलते हैं। एक और आप जो है दीवारों की ज़रूरत नहीं है इस बात पे फोकस करते हैं, और दूसरी ओर ये इस बात पे भी है कि एक दीवार को बनाने और न बनाने के बीच में जो जद्दोजहद है, यहाँ भी हमें दो ऑप्शन दिखते हैं। तो ये मुझे एक अलग सी बात लगती है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट में हमेशा ज़्यादातर पाई जाती है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अगर हम थीम लें तो नेचर की बात तो है ही कि लव ऑफ नेचर, तो कंट्री साइड में जो रह रहा है वो लव ऑफ नेचर से अछूता कैसे रह सकता है। तो वो उनके वर्क रिवील करते हैं कि वो नेचुरल वर्ल्ड के एक्सट्रीम फ़ैन है, उसकी ब्यूटी, ग्रेस और उसके ओमनी पोटेंट यानी सर्वशक्तिमान होने को अपनी पोइट्री में बहुत बखूबी उभारते हैं। और फ्रॉस्ट का जो है पूरा व्यू उनमें दिखाई देता है, चाहे कोई भी पोएम हो। दूसरा लोनलीनेस भी वो थीम लाते हैं कि उनके करेक्टर में सेंस ऑफ आइसोलेशन भी नज़र आता है। और अगर हम देखें तो अच्छे एग्जाम्पल जो है पोएम के जहाँ थीम ऑफ लोनलीनेस दिखता है, द लॉकलेस डोर है और एप्पल पिकिंग है। और लोनलीनेस खुद में एक कविता है 1916 पे आई हुई। हार्ड वर्क और ड्यूटी पे भी उनके थीम रहते हैं। बेसिकली उन्होंने जो खेतों में और फार्म्स में एक मेहनत भरी ज़िंदगी जो देखी है और जो अनुभव लिए हैं वो कहीं वहीं से उपजता होगा। और उनकी पोएम अगर हम देखें, चाहे स्टॉपिंग बाय वुड्स हो 1923 में आई थी, तो वो एक स्नो कवर्ड वुड में घूम रहा है जो कि बहुत खूबसूरत है और एकदम मेस्मराइजिंग ब्यूटी वाली जगह है। लेकिन वो वहाँ पर आराम करने के बजाय वो कहता है कि अब उसे बहुत सारी प्रॉमिसेस और ड्यूटीज़ निभानी है और इस प्यारी जगह को छोड़ना ही होगा। तो ये भी सेंस ऑफ ड्यूटीज़ पे बात करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें फ्रॉस्ट के कई मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं पोइट्री के, और जो भी कविता हम उसे लें उसमें ये सारी चीज़ों में कोई ना कोई चीज़ हमें दिखती है। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स दिखते हैं वो नेचर और वो जो डुअलिटी मैंने बताई कि जो एम्बिग्विटी कहते हैं जैसे, या दो सिरे होना, दो ऑप्शन होना, वो पक्का दिखती है मुझे। और अब उनकी महान कविताओं में मेंडिंग वॉल, फायर एंड आइस, द रोड नॉट टेकन, ये सब ले लें तो आपको लगेगा कि फ्रॉस्ट जो है जितने हमें कविताओं में बहुत आसान से प्रतीत होते हैं या कविताओं की लाइन में जो बहुत सिंपल से लगते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा गहरे और डीप और बड़े रिफ्लेक्टिव पोएट हैं जिनके बारे में हमें काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है। और वो अपनी जनरेशन के मोस्ट डेकोरेटेड अमेरिकन पोएट माने जाते हैं। और बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में ही उन्होंने, यंग एज में ही, हाई स्कूल से उन्होंने पोएम छापना शुरू कर दिया था। और जैसा कि मैंने बताया कि 4 बार पुलित्ज़र लेने वाले वो अकेले पोएट हैं। अगर हम फ्रॉस्ट को पढ़ना चाहें, ऐसे शानदार कवि को पढ़ने का हमें बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम उसे पढ़ना चाहें तो पढ़ के उसे ज़रूर
हम कई चीज़ें ज़िंदगी में उतार सकते हैं, क्योंकि वो कविताएं न सिर्फ एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सोच का नतीजा है या उनके अनुभवों का नतीजा है, बल्कि मैंने फिर से कहा कि वो सार्वभौमिकता का ऐसा उदाहरण है कि पृथ्वी में किसी भी जगह पर बैठा व्यक्ति उन कविताओं से अपना जुड़ाव महसूस कर सकता है। जैसे शेक्सपियर के लिखे नाटकों में आपको हर कैरेक्टर से अपना जुड़ाव महसूस होता है, उसी तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी आपके दिलों में कहीं ना कहीं हर कोने को छूते हुए प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों, ये था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक छोटा सा परिचय, और इनकी भी किसी कविता को मैं आपके सामने पूरी तरह एनालाइज करके ज़रूर पेश करूँगा। मिलते रहेंगे और आपसे 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी आप सुन सकते हैं, और ये सीरीज़ जारी रहेगी। और अगली सीरीज़ में मैं फिर से आपके लिए कोई बढ़िया अमेरिकन राइटर, मोस्ट प्रोबेबली वॉल्ट विटमैन लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।